अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द फिज़िक्स एंजाइटी। और मैं आपको अपने लेक्चर में सॉलिड स्टेट फिज़िक्स को कवर करवा रही हूँ, जिसका चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, जिसमें हम एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन के टॉपिक को कवर कर रहे हैं। जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में एससी यानी कि सिंपल क्यूबिक सेल और एफसीसी यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल के बारे में डिटेल में बात कर ली और उसके एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन को फाइंड आउट कर लिया है। तो आज हम बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन को फाइंड आउट करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो अगर मैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की बात करूं, तो इसमें मेरे पास, अगर मैं एक यूनिट सेल को कंसीडर कर रही हूं, एक क्यूबिक यूनिट सेल मेरे पास मौजूद है, जिसमें मेरे पास कॉर्नर्स में 8 एटम्स नज़र आ रहे हैं आपको, और इसके इस एक यूनिट सेल के मिड में आपको एक एटम नज़र आ रहा है, जिसे कि मैं बॉडी सेंटर्ड सेल कह सकती हूँ, ठीक है, एटम कह सकती हूँ। तो ये कुछ इस तरह की इमेज फॉर्म होती हुई नज़र आएगी आपको, ठीक है। इसमें मेरे पास नंबर ऑफ़ एटम्स, जो कॉर्नर एटम्स होते हैं, वो 8 होते हैं और सेंटर्ड एटम 1 कंसीडर होता है, ठीक है। तो इसमें BCC में 8 कॉर्नर एटम्स पाए जाते हैं और 1 बॉडी सेंटर्ड एटम पाया जाता है, जिसे आप इस तरह से पॉइंट में लिख सकते हैं। BCC हैज़ 8 कॉर्नर एटम्स एंड 1 बॉडी सेंटर्ड एटम, ठीक है। देन अगर मैं इसका आपको माइक्रोस्कोपिक व्यू करवाऊँ कि अगर मैं एक फ्रंट के प्लेन को कंसीडर कर रही हूँ और उसके एटम्स की बात कर रही हूँ, तो मैं आपको इस तरह से एक इमेज को फॉर्म करके दिखा रही हूँ, जिसमें आपको व्यू करना ज़्यादा आसान हो जाएगा और समझने में और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो अगर मैं इस पे आपको क्योंकि इसकी लेंथ होगी, कोई ना कोई रेडियस होगा, अगर मैं इसे एटम को स्फीयर ट्रीट कर रही हूँ तो इसका कोई ना कोई रेडियस होगा और इस यूनिट सेल का कोई ना कोई लेंथ होगी, जिसको मुझे डिनोट करना पड़ेगा, कोई नाम देना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। तो इस इमेज में हम ये सारी चीज़ें आसानी से आपको करके दिखाएंगे, ताकि आपको ज़्यादा आसानी से समझ आ सके। तो मैंने यहाँ एक यहाँ का कॉर्नर एटम लिया, ठीक है, दिस वन। अगर मैं इस वाले इमेज में आपको फिगर में बताऊँ, तो एक मैंने ये एटम कंसीडर किया है, एक ये एटम कंसीडर किया, कॉर्नर एटम, और देन एक ये एटम कंसीडर किया, ठीक है। और ये मेरे पास सेंटर एटम है, जो आपको इस इमेज में नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इसमें मैं आपको अगर इस तरह से एक राइट एंगल ट्राइंगल बना के दिखाऊं, यहाँ से इस एटम के सेंटर तक, ठीक है, फिर ये मेरे पास एक लेंथ आ गई, और एक ये मेरे पास यूनिट सेल की लेंथ आ गई, और एक ये मेरे पास डायगोनल नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है। इसमें आपको ये हाइपोटेन्यूज नज़र आ रहा है, इसमें परपेंडिकुलर और बेस, ठीक है। तो हमारे पास, अगर मैं यहाँ से आपको बात करूँ कि ये एक एटम है, इसके सेंटर से लेके स्फीयर तक के लेंथ को मैंने R कंसीडर कर लिया, यहाँ से सेंटर से स्फीयर तक के डिस्टेंस को मैंने R कंसीडर कर लिया। तो ये क्योंकि इसके पूरे एक डायमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली जो लेंथ है मेरे पास, ये तो नोन हो गई, ठीक है, मेरे पास ये 4R हो गई। अगर मैं हाइपोटेन्यूज की बात करूँ, तो मेरे पास ये 4R हो गई, ठीक है। मेरे पास, अगर मैं इस परपेंडिकुलर को अगर कंसीडर कर रही हूँ, तो ये परपेंडिकुलर, मुझे पता है कि एक यूनिट सेल के जो ये एक डायगोनल है, ये मेरे पास A के बराबर है, ठीक है। ये A डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्यूब का एक लेंथ मैं मान रही हूँ A डिस्टेंस है, ठीक है। अगर मैंने इसे परपेंडिकुलर कंसीडर किया तो ये मेरे पास A हो गया। देन यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, अच्छा ये चीज़ आपको, ये लेंथ A है, ये लेंथ A है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी A है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी है। ये लेंथ मुझे फाइंड आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये लेंथ अननोन है। बात समझ आ रही है? ये मेरे पास इस तरह से व्यू हो रहा है। अगर मैं आपको नीचे का प्लेन बना के दिखाऊँ, अगर मैं बॉटम का प्लेन बनाऊँ, तो ये चीज़, यहाँ से यहाँ का तो डिस्टेंस मेरे पास A है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी मेरे पास A है, लेकिन ये क्या डिस्टेंस है ये मुझे नहीं पता, इसे फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये वाली जो लाइन नज़र आ रही है ना, बेसिकली ये है, ठीक है। यहाँ मैंने आपको बना के दिखाया, तो आपको ये A डिस्टेंस पता है, ये A डिस्टेंस पता है, ये इसका डिस्टेंस नोन है आपके पास, ये भी डिस्टेंस नोन है, लेकिन इसका डायगोनल नोन नहीं है ना। तो इस डायगोनल को पहले
मालूम करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। देन मैं इस पूरे ट्राइंगल को फाइंड आउट कर सकती हूँ। इसके आर को कंसीडर करके या तो ए निकाल लूँगी या तो ए को कंसीडर करके आर फाइंड आउट कर लूँगी। ठीक है, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं हम। तो सबसे पहले उसके लिए मुझे ये साइड निकालनी पड़ेगी। इस साइड को निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, इस एंगल को कंसीडर करती हूँ। मैं ग्रीन से जो ट्राइंगल बना रही हूँ इसे हम कंसीडर करते हैं। यहाँ से इस एंगल को मैं कंसीडर कर रही हूँ। ठीक है, अगर मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल को कंसीडर कर रही हूँ तो मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकती हूँ। हाइपोटेन्यूज अननोन है, मैं उसे बी का नाम दे देती हूँ। ठीक है, एंड देन मेरे पास बेस एंड परपेंडिकुलर, बेस एंड परपेंडिकुलर ए प्लस ए, स्क्वायरिंग कर लेते हैं क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो इसमें मैंने क्या किया, बी का स्क्वायर इक्वल्स टू 2a का स्क्वायर। अब जब मैं इसके रूट अप्लाई करूँगी बी को फाइंड आउट करने के लिए, इस वाली लाइन को मैंने बी कंसीडर किया। ठीक है, इसे मैंने बी का नाम दिया। तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी √2a। मतलब कि ये जो मेरे पास डायगोनल है वो किसके बराबर है, √2a के बराबर है। तो इस तरह से मैंने इसे भी फाइंड आउट कर लिया। इसकी लेंथ भी मुझे पता है a है, ये मेरे पास 4r के बराबर है, मतलब कि 4 टाइम्स ऑफ रेडियस के। ठीक है, और उसके बाद √2a के बराबर मैंने ये फाइंड आउट कर लिया आपके सामने। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई हो। तो मेरे पास इस वाले ट्राइंगल के बॉटम साइड मतलब कि बेस साइड मालूम हो गई, जो कि मेरे पास है √2a। क्लियर है यहाँ तक। अब हम चलते हैं, हाइपोटेन्यूज पता चल गया, बेस पता चल गई, परपेंडिकुलर पता चल गया। इससे हम आर को कंसीडर कर लेते हैं, ए फाइंड आउट कर लेते हैं, या ए को कंसीडर करते हुए आर फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, मैं आर फाइंड आउट करूँगा, आप ए को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, डजंट मैटर। अच्छा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 4r का होल स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, (16r स्क्वायर), ये हो जाएगा 16r स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 2a स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास। 16r स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर प्लस 1a स्क्वायर इक्वल्स टू 3a स्क्वायर। मैं r निकाल रही हूँ तो मैं 16 को राइट साइड पे ले जाऊँगी, जो कि डिवाइड हो जाएगा 3a स्क्वायर अपॉन 16। रूट अप्लाई करूँगी, रूट अप्लाई करने के बाद मेरे पास वैल्यू आ जाएगी r का स्क्वायर r इक्वल्स टू √3a अपॉन 4। ठीक है, तो ये मेरे पास r की वैल्यू निकल गई। मैंने r की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। देन अब मुझे फाइंड आउट करना है APF, जो कि मेरे मेन पर्पस है, जिसके लिए मैंने ये r वगैरह फाइंड आउट किया है। APF का फॉर्मूला हम पिछले बार पढ़ चुके हैं, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, इसे मैं आपको व्यू करवा देती हूँ अगर आप रिकॉल कर लें। APF हम लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, इन 3 चीज़ों को फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स आपके पास आ जाएंगे, अगर ये 8 कॉर्नर्स पे 8 एटम्स हैं, ठीक है, और उसके बाद हर एक एटम एक यूनिट सेल पे 1/8 का कंट्रीब्यूट करता है, प्लस ये हमारे पास एक बॉडी सेल है। ठीक है, एक बॉडी एटम है हमारे पास, सेंटर एटम 1 है और ये कंट्रीब्यूट भी 1 करता है। तो मेरे पास 8 से 8 कैंसिल हो गया, 1 + 1 इक्वल्स टू 2। तो नंबर ऑफ एटम आ गया मेरे पास 2। वॉल्यूम ऑफ एटम क्या हो जाएगा मेरे पास, वॉल्यूम एटम हम स्फीयर पे ट्रीट कर रहे हैं तो 4/3 πr³। देन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल किस तरह का हमें नज़र आ रहा है, ये है हमारे पास क्यूबिक यूनिट सेल। तो क्यूबिक यूनिट सेल में हम a का क्यूब ले लेंगे, क्योंकि मैंने इसके जो डिस्टेंस है उसे 1 कंसीडर किया है, तो मैं a का क्यूब कह रही हूँ। ठीक है, आप अगर जिस भी अल्फ़ाबेट से कंसीडर कर रहे हैं आप उसका क्यूब कर देंगे। लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ होता है, तो मैं यहाँ एक लेंथ को a कंसीडर कर रही हूँ। ठीक है, अच्छा, देन अब मेरे पास ये तीनों चीज़ें फाइंड आउट हो गई। मैं वैल्यूज़ को पुट करूँगी फॉर्मूले में और APF को फाइंड आउट कर लेती हूँ। अगर मैं यहाँ APF की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो सबसे पहले नंबर ऑफ़ एटम पर यूनिट सेल, जो कि मैंने अभी आपको बताया 2 है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एटम मेरे पास 4/3,
पाई आर क्यूब। देन मेरे पास वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए का क्यूब। ठीक है, अगर मैं इस यहाँ पर आर की वैल्यू को पुट करूँ, जो कि मैं पीछे फाइंड आउट कर चुकी हूँ, तो मेरे पास इस एक के क्यूब को कैंसिल आउट करना आसान हो जाएगा, क्योंकि ये मेरे पास अननोन है। ठीक है, तो मैं इसे कैंसिल आउट करने के लिए यहाँ पे आर की वैल्यू को पुट करूँगी, जो कि बेसिकली मैं प्रीवियस निकाल चुकी हूँ। ठीक है, फाइंड आउट कर चुकी हूँ, तो उसे मैं इस पर पुट कर देती हूँ। 4/3 पाई आर क्यूब हो गया मेरे पास √3/4a। ठीक है, ए का क्यूब। अगर मैं इसे फर्दर सॉल्व करूं तो मेरे पास आ जाएगा 4/3 पाई मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाय, अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो मेरे पास वैल्यू आएगी 3√3/64 ए क्यूब होल डिवाइड बाय ए क्यूब। ठीक है, तो ये मेरे पास ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल हो गया। यहाँ पर मेरे पास वैल्यू बच जाएगी, अगर मैं इसे कैंसिल आउट करूँ, 4 1 4 4 16 सा 2 1 2 2 8 सा। देन अगर मैं जो चीज़ें मेरे पास रिमेनिंग वैल्यूज़ बची हुई हैं, अगर मैं उससे कंसीडर करूँ और सॉल्व करूँ, तो मेरे पास जो फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 0.68। ठीक है, आप ये करके देख लीजिए, कैलकुलेटर में वैल्यूज़ पुट करेंगे, आपके पास आ जाएगा 0.68। तो जब मैं इसे मल्टीप्लाई बाय 100 करवाऊँगी तो मेरे पास आ जाएगा 68%। ठीक है, तो 68% हमारे पास APF निकला है, एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन, मतलब कि इतनी जगह एटम्स ने ऑक्यूपाई की हुई है। ठीक है, अगर मैं अनऑक्यूपाइड स्पेस की बात करूँ तो वो कितनी बच जाएगी मेरे पास, वो हो जाएगी 32%। तो वॉइड मेरे पास बच गया। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था वॉइड्स किसे कहते हैं, एम्प्टी स्पेस को कहते हैं। तो वॉइड मेरे पास है 32%, जो कि अनऑक्यूपाइड स्पेस है किसी भी सॉलिड स्टेट पे, जो कि मेरे पास बॉडी सेंटर्ड सॉलिड स्टेट है, किस यूनिट सेल है, उसमें मेरे पास 32% अनऑक्यूपाइड स्पेस है और 68% ऑक्यूपाइड स्पेस है। 32% को मैं वॉइड्स कहूँगी और 68% को APF मतलब कि एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन कह सकती हूँ। ठीक है, तो आज हमारा एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन का टॉपिक कवर हुआ। नेक्स्ट टॉपिक हम मिलर इंडिसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।